नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 24 घंटे हो गए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, मोदी मंत्रिमंडल में जबरदस्त एक भारी फेरबदल किया गया, विस्तार किया गया। और उसके बाद सवाल यह पूछा जाने लगा कि देखिए, शक्लो सूरत तो बदल गई मोदी सरकार की। जिन हालात में हम जी रहे हैं, क्या वो हालात बदलेंगे? और दरअसल इसका जवाब आज सुबह ही मिल गया। मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल और डीजल के दामों की। कल फेरबदल में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मंत्री पद से, पेट्रोलियम के मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई, उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया और यह जिम्मेदारी दी गई प्रमोशन के साथ हरदीप पुरी को। लेकिन हरदीप पुरी का वेलकम करने के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए आज सुबह सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, सीएनजी और पीएनजी भी कतार में थे, सलूट कर रहे थे कि आइए हमें संभाल कर दिखाइए। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा हुआ, डीजल 9 पैसे और महंगा हो गया। 4 मई के बाद से पिछले 2 महीनों में पेट्रोल 10 रुपए 16 पैसे महंगा हो चुका है, डीजल 8 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया। देश में 17 राज्य हैं, 28 में से 17 राज्यों में 136 जिलों में पेट्रोल के दाम 100 को पार कर गए हैं। चारों महानगर जो हैं, दिल्ली हो, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, 100 से ऊपर हैं पेट्रोल के दाम। श्री गंगानगर अव्वल नंबर पर है, 111 रुपए 87 पैसे। मध्य प्रदेश का अनूपपुर 111 रुपए 46 पैसे। जयपुर में 107 रुपए 37 पैसे दाम हैं पेट्रोल के। और यह फेहरिस्त बहुत लंबी है, जैसा मैंने आपको बताया ना, 136 जिले, 17 राज्य, 100 पार कर चुका है पेट्रोल। और डीजल भी 100 के करीब, वो भी शतक मारने के मूड में है, कुछ जगह शतक मार भी चुका है। लेकिन इसकी तो हमने बहुत बात की, आज थोड़ी सीएनजी पीएनजी की भी बात कर लें। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बहुत से लोग गाड़ियां चलाते हैं सीएनजी की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होता है। सीएनजी के दाम में 90 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में इसका भाव 44 रुपए 30 पैसे हो गया है। और पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस, मैं एलपीजी की बात नहीं कर रहा हूं, जो वो सिलेंडर आप लेते हैं, वो नवंबर में 594 रुपए का था, 834 रुपए का हो चुका है दिल्ली में, 240 रुपए का इजाफा हो गया है। मैं पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं। आपके घर में जो पाइप के जरिए, बहुत सारे घरों में, सोसाइटीज में अब पीएनजी का इस्तेमाल होता है, तो पीएनजी भी 1 रुपए 25 पैसे, 1.25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है इसकी कीमतों में। तो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्रालय बदल दिया गया है, नए मंत्री भी आ गए हैं। नए मंत्री कह रहे हैं अभी थोड़ा वक्त दीजिए, पर कितना वक्त? सवाल यहां पर यह है, 4 मई से आज 8 जुलाई है, 38 बार, सही सुना आपने, 38 बार कीमतों में इजाफा हो चुका है। और सरकार कहती है हम क्या करें, बाजार के हवाले है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो तो और बढ़ने वाली हैं। मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, ओपेक प्लस जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, और प्लस में मैं रशिया को भी जोड़ दूं, अभी कोई सहमति बनी नहीं पा रही है, वो दाम कम करने को तैयार नहीं है, दाम और बढ़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। $80 पर बैरल तक तो जाने ही जाने हैं, ऐसा जानकार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो सरकार क्या सिर्फ कि आमदनी कम है, खर्च बढ़ गया, यही हवाला देती रहेगी?
धर्मेंद्र प्रधान ये बात करते थे। कोई नया तर्क गढ़ेंगे क्या हरदीप पुरी? या दरअसल तर्क गढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब कहते हैं कि बाजार के हवाले, ऐसा कतई नहीं है। 64 दिन जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, रत्ती भर भी 1 पैसे का भी इजाफा नहीं हुआ था पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, तो सरकार चाहे तो रोक सकती है। और यह मैं इतनी बार बता चुका हूं, अब आप भी रट चुके होंगे। 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज है, 31 रुपए 80 पैसे डीजल पर एक्साइज है। 100 रुपए अगर प्रति लीटर आप पेट्रोल के दाम देते हैं, 60 रुपए तो हमारे टैक्सेस में ही चले जाते हैं। इसका एक आसान, सीधा साधा, सरल, प्रैक्टिकल तरीका है सरकार के पास, और वो तरीका है जीएसटी का दायरा। जीएसटी में अधिकतम 28% टैक्स लगता है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आइए, बिल्कुल साधारण गणित है। 32 रुपए कम हो जाएंगी कीमतें आपके लिए, मेरे लिए, आम आदमी के लिए। और यह कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग का असर हर इंसान पर पड़ता है, और गरीब पर ज्यादा मार होती है। इनडायरेक्ट टैक्स है, सबको देना पड़ता है। यह इनकम टैक्स की तरह नहीं है कि 30%, 20%, 10% या जीरो टैक्स वाला स्लैब होते हैं कि अगर आपकी आमदनी इतनी है उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। यहां तो सबको देना पड़ता है, और हर किसी की जरूरत है पेट्रोल और डीजल की, और इसी से ही माल की आवाजाही होती है। तो फल, सब्जियां, दाल, दूध, अंडे, तमाम चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। थोक महंगाई दर 13 साल के उच्चतम स्तर पर, खुदरा महंगाई दर 6 महीने के सबसे उछले स्तर पर, और मंदी और महंगाई की जो ये मार है, स्टैगफ्लेशन की मार, आम आदमी पीड़ा से कर्रा रहा है। और इसीलिए अब देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा दूं। और आज किसानों ने भी सिलेंडर के साथ दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर प्रदर्शन किया, क्योंकि डीजल की खपत, अभी खरीफ की बुआई का सीजन चल रहा है, और यह आंकड़ा मैंने आपको पहले भी बताया है, डीजल का इस्तेमाल होता है, और डीजल की कीमतों में पिछले 1 साल में 23 रुपए का इजाफा हुआ है। तो दिल्ली हो, मुंबई हो, औरंगाबाद हो, चेन्नई, अंबाला, यह कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल अब प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की मार झेली है। वो नारा बुलंद किया गया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार सवालों के घेरे में थी। लेकिन आज पासा पलट गया है, आज सरकार सवालों के घेरे में है। तो नए मंत्री हरदीप पुरी क्या कह रहे हैं, और कांग्रेस कैसे हमलावर है, उसकी बानगी देखिए। मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ यू डिडंट आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन, बट इक्वली you will agree it will be very wrong for me to comment on it when I just stepped into this building. समस्या ये है कि समस्या इंजन में है, और आप डब्बे बदल रहे हैं और तालियां पीट रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया, डीजल 90 रुपया पार हो गया, रसोई गैस 850 पार हो गई, और खाने का तेल 200 पार हो गया। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मंत्रिमंडल का बदलाव, थम नहीं रहा पेट्रोल डीजल का भाव, और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में कब लाओगे सरकार? कीमतें कम करने का यही तरीका है, यह कॉमन सेंस की बात है, इसे अप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और बहुत बार मैंने उनसे यह सवाल पूछे हैं। न्यूज 24 वाहिद चैनल है जो लगातार
इस मुद्दे पर एक के बाद एक कार्यक्रम किए जा रहा है, क्योंकि यह जनता से जुड़ा, जनता के सरोकारों का मुद्दा है। हम खामखा की राजनीतिक बहस नहीं करते जिसमें कुछ हासिल नहीं होता आम आदमी को, सिवाय राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपने घर चले जाते हैं। तो गोपाल अग्रवाल है मेरे साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह हैं, ए.के. वाजपेयी एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, और देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सरकार में बदलाव हो गया, मंत्री भी बदल गए, पर आज तोहफा मिला पेट्रोल डीजल और सीएनजी पीएनजी ने मिलकर तोहफा दिया कि देखिए हम तो फिर आगे बढ़ गए, हमारा तो और विकास हो गया। अब बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं हरदीप पुरी, गोपाल बाबू, कि थोड़ा वक्त दीजिए, पर वो वक्त कितना है? आज तक वो टाइमलाइन नहीं मिली कि कब रुकेंगे ये पेट्रोल डीजल के दाम। संदीप जी, देखिए, अर्थव्यवस्था चलती है आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, और सरकार, जहां तक टैक्सेशन की बात है, हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ओवरऑल टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग जीएसटी, ये जो पेट्रोल डीजल एक्साइज, वो सब मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आता है उसमें पेंडेमिक के कारण कमी आई है और वह बढ़ा नहीं है, और सरकार का खर्चा लगभग 36% बढ़ा है। और गरीब तबके को, समाज के हर वर्ग को, आर्थिक पहलुओं में जिन जिन को आवश्यकता है, उनके अंदर जो सरकार का जो सपोर्टिव फिस्कल स्टिमुलस पैकेज है वह देना 36% बढ़ गया है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14% घटा है, इंक्लूडिंग ओवरऑल एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ये अंडरलाइन करके संदीप जी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ये जो पेट्रोल डीजल की टैक्स कलेक्शन की फिगर बताएंगे तो यह बता दीजिएगा कि ओवरऑल टैक्स कलेक्शन जो केंद्र सरकार का होता है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और पेट्रोल डीजल सब कुछ मिला के वो फिगर आती है। अगर 35 लाख करोड़ का सरकार का कलेक्शन है तो खर्चा और फिस्कल डेफिसिट 9% के करीब है, डेट बहुत हाई है। तो अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान रखना और केवल पॉपुलिस्ट बातें करना या पॉपुलिस्ट कदम एकदम उठा लेना बिना सोचे समझे, यह अर्थव्यवस्था को हानिकारक हो सकता है। हम मानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, लेकिन जब केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों को अपने हिस्से में से भी 42% का टैक्स में से देती है तो उन्हें क्या जरूरत है अलग से वैट इतना ज्यादा पेट्रोल डीजल पे लेने का? 42 नहीं 41% जो देते हो उसमें से ये जो 32 रुपए 80 पैसे 31 रुपए 90 पैसे एक्साइज है पेट्रोल और डीजल पर, तो वो 32 रुपए 80 पैसे का 41% है या वो दरअसल 3-3.5 रुपए का 41% है? नहीं, पूरे का नहीं है, उसमें से जो सेस पोर्शन है वो थोड़ा सा एडिशनल सेस जो आपने 11.5 रुपए की एक, 12 रुपए की एक, वो सारे बदल दिए, वो पूल ही इतना छोटा कर दिया। तो मैं बता ही रहा हूं ना आपको कि अगर 32-33 है तो उसमें जो सेस का पोर्शन है वह उसको हटा के 42% देते हैं। लेकिन एक चीज और है, ये जो सेस है यह किस लिए है? ये सेस जो है जीएसटी को, और जो जीएसटी वगैरह में इस पे जो सेस है, जीएसटी में भी स्टेट्स को कंपेंसेशन देना होता है। केंद्र सरकार ने जब जीएसटी का टैक्स कम किया तो प्रदेश सरकारों को यह कहा कि हमारे पास चाहे कम भी आए कलेक्शन जीएसटी में, हम प्रदेश सरकारों को 14% एवरी ईयर इंक्रीमेंट के साथ जीएसटी कंपेंसेट करेंगे। वह भी तो करना है। धर्मेंद्र प्रधान तो को क्यों बदल दिया? एक मिनट पूरी बात हो जाए फिर मैं पूरा सुनूंगा आपकी बात। हाँ। तो जब केंद्र सरकार फिस्कल स्टिमुलस भी केंद्र सरकार खर्च करे, सरकार हेल्थ सेक्टर में भी खूब खर्च करे, वैक्सीनेशन भी केंद्र सरकार प्रोवाइड करे, तो फिर और सेंटर की बहुत सारी स्कीम्स में डायरेक्ट केंद्र सरकार स्कीम्स का खर्चा करती है, फिर प्रदेशों
क्या को इतने रिसोर्सेज में से कम क्यों नहीं करते? यह जवाब क्यों नहीं चरण सिंह जिम्मेदारी सापरा जी दे राज्यों रहे? की है, और मैं चाहूंगा केंद्र कि की। अरुण कुमार हाँ जी हाँ, इस पे नहीं नहीं, और मैं प्रकाश चरण डालें। सिंह सापरा से पूछूंगा। जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है, राज्यों की है। बहुत आपको खर्च केंद्र की करना भी पड़ है और रहा है। राज्यों की भी है। एक मिनट गोपाल राज्यों की बाबू, ज्यादा है। सेंट्रल विस्टा पर भी बहुत खर्च हो रहा है। खर्च तो बहुत हो रहे अरे हैं, बहुत 1300 जगह हो करोड़ रहे हैं। रुपया खर्चा हो रहा है। ये जो नहीं नहीं, वो बात गलतफहमी ठीक जो है। तो फिर narration ये करते हैं धर्मेंद्र ना, प्रधान को क्यों बदला? फिर बदलने की जरूरत नहीं थी। नहीं, धर्मेंद्र संदीप प्रधान जी, यही तो कह रहे थे कि आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है, तो बदलने क्या जरूरत थी? फिर तो वो ना ठीक कर रहे थे बदलना काम। नई टीम को अगर 12 लोगों को नए लोगों को लाना है धर्म, तो फिर आपको कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे ना। नहीं, उनको अगर शिक्षा आप मंत्री नए- बना दिया ना, उनको पेट्रोलियम मंत्री बनाए रखते। मतलब पेट्रोल के दाम घटने ही नहीं है, तो ये फिर बदलाव के मायने क्या? आप प्रधानमंत्री हैं या मोदी जी हैं? मैं आपसे उनका सवाल फिर- पूछ रहा हूं भाई। सरकार आपकी है, पर चुना हमने आपको है। हम सवाल तो पूछेंगे फिर- ना। तो मैं बता दो रहा हूं कि जो कई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अच्छा, कॉस्मेटिक चेंज था, पेट्रोल के ये दामों में कोई कॉस्मेटिक है। बदलाव नहीं होगा 43 मंत्रिमंडल इतना में बड़ा बदलाव से। संदीप जी, इतना बड़ा बदलाव तो कांग्रेस पूरी जिंदगी में हिम्मत नहीं नहीं, करती। कांग्रेस उसने के जमाने तो political लग गए। capital 7 साल से आपकी सरकार है। अरे कांग्रेस को कब तक तभी पीटते तो हम रहोगे? अपना काम करते 7 हैं। साल आपकी सरकार है, तभी तो बदलाव करते, इतना आमूलचूल परिवर्तन तो उस कर बदलाव दिया। का क्या हुआ? आज खैर मकदम 50% कर दिया। का सिर्फ 2 पेट्रोल साल डीजल के में- दाम नहीं बढ़े, अब तो पीएनजी नए और लोगों सीएनजी को- के भी बढ़ गए। नहीं, हरदीप पुरी जी ने क्या कहा कि अभी मैं समझ लेता हूं, इंटरनेशनल सिस्टम्स को भी देखना है। अच्छा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक अच्छा, रिकवरी। ये बातें हैं, धर्मेंद्र प्रधान को समझ नहीं आई थी। अब नए मंत्री आए, वो किसने थोड़ा कहा? समझेंगे, 2-4 महीने अरे, उसमें लगेंगे, नहीं तो तब तक दाम किसने कह बढ़ते दिया? रहेंगे। नहीं, क्या किसने कह दिया कि नए मंत्री आते ही दाम कम कर देंगे? ये हाँ। किसने, हमने कहा है क्या आपको? तो मैं यही क्लैरिटी चाहता था। मैं तो ये कह तो रहा हूं मतलब कि मंत्री पॉलिसी- बदलने से कोई दाम का कोई लेना देना नहीं, वो बढ़ते रहेंगे। नहीं, बढ़ते रहेंगे क्यों? मैंने तो कहा कि हम कम करना चाहते हैं। प्रदेश सरकारों को हम चरण सिंह सप्रा जी से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप वैट कम करिए। हम भी, हमारे स्टेट्स जो हैं वो भी उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, आप स्टेट्स हमारे करेंगे। सामने एग्जांपल सेट करिए। और दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं OECD कंट्रीज और बाकी कंट्रीज को कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए। कोविड के कारण आपने प्रोडक्शन घटा ओपेक दिया प्लस था, नहीं इसलिए- मान रहा। ओपेक प्लस कहां मान रहा है? मानेगा कैसे नहीं? धीरे धीरे। और हम अच्छा। जो ईरान वगैरह से साथ रुपी ट्रेड की भी बात करें, देखिए फॉरेन एक्सचेंज की भी जरूरत है। आप देखिए, अर्थव्यवस्था की सारी आवश्यकताओं को देख के कड़े डिसीजन भी लेने पड़ते हैं सरकार को। ये केवल ऐसा नहीं है कि अच्छा, popular मतलब आपने decision जो ले कहा लो। ना, लोकप्रिय फैसले, थोड़ा लोक लुभावन फैसले क्यों लिए जाएं, पर लोक लुभावन नारे जरूर बुलंद केवल किए लोक जाएंगे। लुभावन नहीं ले सत्ता में सकते। आने के लिए लोक लुभावन नारे की बहुत हुई। पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। उस और वक्त की 35 स्थिति रुपए क्या के ख्वाब दिखाए जाएं, उसके 3 गुने अब दाम हो जाएं। अब तब कहा जाए कि नहीं, देखिए हम उस इतनी वक्त जन इन्फ्लेशन- कल्याणकारी नीतियां चला रहे संदीप हैं। जी, उस वक्त इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा था। हाँ। उस समय भ्रष्टाचार था। उस समय कई तरह के समाज की जो जन कल्याणकारी सरकार की योजना, उसमें लीकेजेस था। राजीव गांधी जी ने कहा कि रुपए में से 15 पैसे पड़ते वो तो 80 के दशक में कहा था। अब तो 90 पैसे पहुंचते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं से। हाँ। और कोविड नहीं था उस वक्त, कोविड अभी है, उस वक्त कोविड था क्या? नहीं, तो 2014 से 2021 तक जब आप सत्ता में आए थे, $110 पर बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी। वो गिरी $18 तक भी गई। चलो, वो फ्री ट्रेड था, $30 तक भी गई। कहा कि हम खुश नसीब हैं, पर वो बदनसीबी हमारे खाते क्यों आई? दाम कब घटे? $110 से $30 आ जाए, 1/4 दाम हो गए। क्या 1/4 दाम हुए थे? $110 पर बैरल जब आपको कीमत commodity थी में- कच्चे तेल की, तब ₹74.66 पेट्रोल की कीमत थी दिल्ली में। तो $30 संदीप जब जी- आई तो कीमत तो हो जानी चाहिए थी 25-26 रुपए। अरे तो आपको जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स में सब में कमी हुई। उस समय 28 से 30% का जीएसटी टैक्स होता था सब आइटम्स में। हाँ। अब केवल 6 आइटम में 28% का है, बाकी सब आइटम्स में 18% मैक्सिमम टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में उस समय 30%, 35% था। अच्छा। आज 25% का टैक्स होता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में, स्टैंड अप में 15% का भी टैक्स है। सरकार पीएलआई स्कीम, मतलब आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसे हैं। 97% लोग कहते हैं हमारी आमदनी नहीं, घट गई। आवश्यकताएं अलग है, आवश्यकताएं अलग है, पैसे नहीं है। आम आदमी की समस्या मैं समझ रहा हूँ। सरकार आवश्यकताओं को बैलेंस कर रही है।
अच्छा, सरकार- आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं की, आम आदमी की आवश्यकताओं को, आम आदमी की और देश की और आर्थिक व्यवस्था की लॉन्ग टर्म भी बेनिफिट है। कोविड की आवश्यकता भी है, पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी की भी आवश्यकता है, इन सबको बैलेंस कर रही है। तो ये कितने दिन आज तक अभी आप- मार झेलेंगे हम? अभी मार झेल, जैसे जैसे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स इकोनॉमिक रिकवरी से अच्छा होने लगेगा, सरकार इसकी तरफ कम करेगी। और प्रदेश सरकारों को जीएसटी का हम कंपेंसेशन दे रहे हैं, उन्होंने समझना चाहिए और वो अपना टैक्स कम करेंगे। जनता का दबाव इन पे पड़ेगा। सड़क पे नारे लगाने से नहीं होता, अपने प्रदेशों में एग्जाम्पल दिखाने से होता है काम। अच्छा, अरे ये बात आपको 2014 से पहले नहीं पता थी? तब तो आप तब केंद्र तो- सरकार को घेरते थे। नहीं, अच्छा, तब नहीं। अलग थी बात, तब आप विपक्ष में थे। नहीं, हमने गोवा में तब जीरो गोवा में वैट जीरो करा किया, था। मध्य प्रदेश में किया था, राजस्थान में, वहां आपकी हाँ, सरकारें तो थी। अब आप हमारे प्रदेश सरकारों को आप डांटो ना, उन्हें पकड़ के लाओ, अच्छा। उनके प्रवक्ताओं को कि क्यों नहीं कम कर रहे। अच्छा, हम थोड़ी कह रहे हैं चरण कि सिंह केवल सप्रा। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रदेश ये कम मैंने करें। हम तो दिखाया, कह रहे हैं देश सभी के को- अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस प्रदर्शन करती घूम रही है, अपने राज्यों में घटा दो। यहां पे तो सीधा कह रहे हैं गोपाल बाबू। देखिए संदीप चौधरी जी, मैं आपको बता दूं, आप अभी चर्चा कर रहे थे कि मंत्री बदल गए हैं। ये एको आ रहा है, इस एको को जरा निकाल दीजिए, टेक्निकल टीम को बोल दीजिए। कठपुतलियां बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कठपुतली को नचाने वाला व्यक्ति तो वही है ना। जब तक कठपुतली को नचाने वाला व्यक्ति बदली नहीं होगा, तब तक कोई तेल के भाव कम नहीं होंगे, कोई महंगाई कम नहीं होगी। देखिए, आज डीजल पेट्रोल हुआ 100 के पार, देश में हाहाकार और मस्ती में है चौकीदार। आज महामारी के चलते लोगों की कमाई घट गई है, मंदी आ गई है बाजार में, आपने खुद कहा है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, यानी आमदनी चवन्नी है और खर्चा रुपया है। फिर भी केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज के रूप में मोदी टैक्स बढ़ाते जा रही है। और मैं आपको यह बात बता दूं कि सरकार को चाहिए कमाई, लेकिन जनता की हो रही है पिसाई। पिछले 7 वर्षों में इन्होंने 24 लाख करोड़ रुपया इस सेंट्रल एक्साइज से कमाया है। 850% जो सेंट्रल एक्साइज है वो डीजल पर बढ़ी है और 256% जो है वो पेट्रोल पर एक्साइज बढ़ी है। ये जितना पैसा सरकार ने कमाया है, ये मुनाफाखोरी जो सरकार ने की है, तो इसका हिसाब भी तो सरकार को चला देना रही है पड़ेगा ना। सरकार। आज तो देखिए हाल ऐसा हो गया है कि जब हम नहीं, सरकार, वो तो सरकार का दायित्व है। यही तो कह रहा हूं कि आप सेंट्रल विस्ता भी चला रहे हैं ना साथ साथ में, तो सेंट्रल विस्ता चलाने की क्या जरूरत है? क्या वो समय की मांग है? महामारी के चलते आपको वैक्सीनेशन ज्यादा चाहिए, टीकाकरण ज्यादा चाहिए, या सेंट्रल विस्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ऐसे कई सारे विषय हैं। इस सरकार की प्रायोरिटीज जो है, प्राथमिकताएं जो है, नहीं, पर जब वो आप गलत घेरते है। हैं तो और आपकी इनकी प्रायोरिटीज, आपकी गलत होने प्राथमिकता की पर भी वजह तो से सवाल लोगों को उठेगा मार ना। पड़ रही है। आपका विरोध प्रदर्शन बिल्कुल जायज है, आप सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन आप नजीर पेश क्यों नहीं करते? आप मुंबई में बैठे हैं, चरण सिंह सापरा, मुंबई में 106 रुपए 59 पैसे दाम है इस वक्त पेट्रोल का। डीजल का दाम है 97 रुपए 18 पैसे। 25% और 26% वहां पर टैक्स है, उसके ऊपर 10 रुपए 12 पैसे की एडिशनल आप टैक्स लगाते हैं। मतलब मोटा मोटा 35-36% है। यही हाल है राजस्थान का, वहां कम कर दीजिए ना। देखिए संदीप जी, अभी इतनी सारी बातें हुई, इतनी सारी इकोनॉमिक्स बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये कह रहे थे कि जीएसटी की बात कर रहे थे कि राज्यों को जीएसटी का 1% केंद्र सरकार वापस देती है। महाराष्ट्र राज्य का 30,000 करोड़ रुपया अभी भी केंद्र सरकार ने दिया नहीं है। इसी तरह से अगर आप कांग्रेस शासित राज्य जो है पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान मिला ले, तो करीबन 70 से 75 हजार करोड़ कांग्रेस शासित राज्यों का जीएसटी का आना बकाया है। तो केंद्र सरकार वो पहले दे, नंबर 1। नंबर 2, ये कहना चाहूंगा कि सेंट्रल एक्साइज के बाद ही वैट कैलकुलेट होता है। बेसिक प्राइस, फिर सेंट्रल एक्साइज आती है और उसके ऊपर वैट कैलकुलेट होता है। अगर केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज कम करती है, मोदी टैक्स को कम करती है, तो उतने ही प्रपोर्शन में स्टेट का भी वैट कम हो जाएगा। यानी बिग ब्रदर, यानी बड़ा भाई अगर कम करेगा तो निश्चित रूप से छोटा भाई भी उसमें कम कर देगा। तो इस तरह से बड़े भाई को एक पहले दूसरे कदम पर आरोप उठाना लगाते पड़ेगा। रहोगे, कम आज कोई तो नहीं इनके करेगा। जो साथी है ना, और जो हम कहते पिसते थे, रहेंगे। आएगा तो मोदी, नहीं, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो
नहीं, जो इनके लोग कहते थे ना आएगा तो मोदी ही, वो अब कहते हैं निपटाएगा भी मोदी ही। अभी निपटने की बारी आ गई है, जनता निपट रही है, अब आने वाले दिनों में जनता इनको भी निपटाएगी। तो मतलब जनता जितना त्राहिमाम करेगी आपका राजनीतिक फायदा बढ़ता है, आप कोई रास्ता नहीं निकालेंगे? नहीं, हम तो रास्ता निकालने के लिए तैयार है। मैंने राज्य सरकारों की मजबूरियां बताई, और कांग्रेस शासित राज्य कितने हैं? 3.5 कांग्रेस राज्य शासित हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे ख्याल से 13 या 14 उनके राज्य हैं। तो वो अपने राज्य में पहल शुरू करे, देखो देखी कांग्रेस राज्य भी इनको फॉलो कर लेंगे। ये दूसरों की तरफ जब उंगली उठाते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि 3 उंगली इनके ऊपर भी है। ये सारा जो इकोनॉमिक जंबल बना है ना, जो आर्थिक परिस्थिति बिगड़ी है, इसका मात्र एक ही कर्णधार है, वो नरेंद्र मोदी है। इन्होंने सबके राजीनामे लिए, अर्थ मंत्री की राजीनामा क्यों नहीं लिया? क्या अर्थव्यवस्था देश में बहुत अच्छी है? आपकी जीडीपी -8% पे पहुंच गई है। आपका एनपीए जो है वो 25 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। आपका बैंक के फ्रॉड जो है वो 6 लाख करोड़ से ऊपर चले गए हैं। आज देश की हालत क्या है? त्राई-इमाम हो रहा है, लोगों के पास में नौकरियां नहीं है, और ये बैठ करके यहां पर आंकड़ों की जगलरी कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आंकड़ों की जगलरी करके देश को कंफ्यूज करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने जितने राजीनामे लिए वो ठीक है, लेकिन अर्थ मंत्री का राजीनामा लेना चाहिए था, कृषि मंत्री का राजीनामा लेना चाहिए था, डिफेंस मिनिस्टर का भी राजीनामा लेना चाहिए था, क्योंकि इन सब ने देश का भट्टा बहाया है। हाँ, आपका बस चले तो पूरी सरकार का ही आप इस्तीफा ले लें। लेकिन AK वाजपेयी, सवाल यहां पर यह है, वो जो एक वो गाना है ना, पहले आप, या वो लखनऊ में नजाकत में नफासत में कहा जाता है पहले आप, ये पहले आप के खेल में आम आदमी पिसता रहेगा कि केंद्र घटाए या राज्य घटाएं, और राज्य घटाएं तो गोपाल बाबू कहते हैं कि कांग्रेस के राज्य घटा दें। अरे भाई, बीजेपी के भी तो राज्य हैं, तो बीजेपी के राज्य क्यों नहीं घटा देते बैठ? या इस तमाशे में हम पिसते रहें? तमाशा हो गया है ना, तेल निकल रहा है ना आम आदमी का। AK वाजपेयी, ये तमाशा नहीं है संदीप जी, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है और इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आम जनता को परेशानी होती है। जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो सारी चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके साथ एक बात ये भी सत्य है कि जो नीचे वाला है, खमचे वाला, रेडी वाला, रिक्शा वाला, उसको तो पेट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो 500 रुपए का, 1000 रुपए का रोज पेट्रोल डलाना नहीं होता। वो तो अपने मस्त है। उसको अगर सब्जी का रेट बढ़ा है तो 5 पैसे का फर्क पड़ेगा या 7-8 पैसे का फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास को भी नहीं पड़ता, अल्टीमेटली घूम फिर के बर्डन आ जाएगा मिडिल क्लास पे। तो मिडिल क्लास तो टॉलरेट कर लेगा, मिडिल क्लास टॉलरेट कर लेगा। अच्छा, मिडिल क्लास टॉलरेट कर लेगा, गरीब आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कि सरसों का तेल, अभी सुनिए ना, सरसों का तेल जो 75-80 रुपए प्रति किलो मिलता था, वो 170 से 225 रुपए चला गया। वो खाने का तेल तो इस्तेमाल करता ही नहीं गरीब आदमी। वो तो सीधा जो सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल दे देगी, वो ऐसे ही कच्चे चबा जाता है ना, उसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुकिंग मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसको ये ऐसे लो ना, ये टेम्परेरी फेस है, तेल का, टमाटर का, सब्जी का, ये तो टेम्परेरी फेस होता है। अच्छा। ये टेम्परेरी फेस 2 दिन का, 10 दिन का, महीने भर का, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये तो। अच्छा। देखिए, इसको ऐसे न लीजिए। लेकिन एक बात बड़ी पक्की है, क्या राज्य सरकारें वैट नहीं हटा सकती? किसी ने रोका है क्या? चाहे कांग्रेस की है, चाहे बीजेपी की है। हाँ, तो दोनों ही, मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले आपका खेल हो रखा है। नहीं, पहले का नहीं, अब और सबसे पहले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये राज्यों पर, हर चीज राज्यों पर क्यों आ जाती है? अरे भाई, सेंटर का जो खर्चा है, उसका जो बजट है, वो बहुत लंबा चौड़ा बजट होता है। ओहो, और ये हमें तो मालूम ही नहीं। एक सेकंड, हाँ, संजय जी बोलने नहीं देते आप। हाँ, बताइए। पूरा तो कर लूं ना। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि सेंटर ने ये जो कोरोना काल चल रहा है 1.5-2 साल से, इसमें सारा बजट गड़बड़ा गया उसका। अच्छा, इन 2 साल को छोड़ दो, उससे पहले के 5 साल में जब $18 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत आई, तो पेट्रोल के दाम कितने गिरे थे? पेट्रोल के दाम गिरे कब हैं? 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। पिछले साल 13 रुपए मार्च और अप्रैल के महीने में एक्साइज ड्यूटी एक मुश्त पेट्रोल पर बढ़ा दी, 16 रुपए डीजल पर बढ़ा दी। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर सुनिए, अरे मैं जवाब देता हूं ना, सुनो ना, आप याद करिए
1980-82 में तो 60 रुपए से पेट्रोल होता था, 1 रुपए 20 पैसे पेट्रोल होता था। तो ये पेट्रोल तो सरकारें बढ़ाती जाती हैं। 1 रुपए 20 पैसे से कहां आज 120 रुपए पहुंच गए। 2014 में 74 रुपए 66 पैसे पेट्रोल के दाम थे दिल्ली के। आज दिल्ली के दाम 100 रुपए से ऊपर हैं। 2014 से पहले की भी बात कर लो ना। फिर 2005 में 43 रुपए था, 6 में 47 हुआ, 14 में 71 था। तो पेट्रोल तो बढ़ता आ रहा है, पेट्रोल पे कहां लगाम लगी है। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये सरकार जो है ये करप्शन में नहीं, पैसे को अपनी पैकेट में डाल रही है। हाँ। ये सरकार क्या फिर से हनुमान की भूमिका में आ गए। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, पर हनुमान आपका सुनिए ना, अब राम और हनुमान का सुनना चाहते हैं, सुन ले। हाँ, हनुमान बने हुए हो, मतलब ऐसी फेथफुलनेस कमाल की, सुनिए, अच्छी फेथफुलनेस दिखा रहे हैं। अच्छा कहा जाएगा, गलत बात को गलत कहा जाएगा। हाँ। राम और हनुमान का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। हनुमान हमेशा सरेंडर करके राम की भक्ति है वो करते रहेंगे। राजनीति अलग है, देखिए राजनीति अलग है, भक्ति अलग है, इसको मिक्स मत करिए। कमाल की भक्ति है ये। अरे ये परिवार का झगड़ा है, अभी ठीक हो जाएगा 2 दिन बाद, तब आप क्या करेंगे। वो लोक जनशक्ति पार्टी तो एक ही है और वो एनडीए का हिस्सा है। वो हमारे चाचा जी वो बन गए मंत्री, अब वो पार्टी हम चलाएंगे, मंत्री वो बने रहेंगे, काम चलता रहेगा। इसमें मत जाइए आप। अच्छा, इस पे ना जाओ। जनता परेशान है, जनता परेशान है। कहाँ कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं गरीब आदमी पर असर ही नहीं पड़ता। मैं जवाब दे रहा हूं, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास पर असर पड़ता है। अरे उसी का जवाब दे रहा हूं। देखिए, और सरकार भी परेशान है, और सरकार इसीलिए क्या कर रही है, अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सरकार में जो पार्लियामेंट की कैंटीन में सब्सिडी होती सब खत्म। जो पहले 5 स्टार होटल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की ताल ठोकी जाती थी, जहां 53 मंत्री थे कल शाम 6 बजे से पहले, अब 77 मंत्री हो गए। अरे क्लब भी कर दिए हमने मंत्रालय, हो तो गए 77, तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कैसे रह गई? तो भाई ये उसी का खर्चे घटेंगे कि और बढ़ेंगे? अब हमने मंत्रालय को क्लब भी किया, हमने 5 स्टार का खाना बंद कर दिया, चार्टर फ्लाइट बंद कर दी, बिजनेस क्लास फ्लाइट बंद कर दी, इकोनॉमी क्लास में जाइए, 5 स्टार हॉस्पिटल बंद कर दिए, सांसदों की जो 2 करोड़ रुपए की और विधायकों की होती थी उस पर भी रोक लगा। तो मतलब सरकारों का प्रयास तो कर रही है, बजट की जगलरी है, वेलफेयर स्कीमें भी चलानी है, तो मतलब पैसा इकट्ठा, राजस्व हासिल करने का तरीका एकमात्र आपको पेट्रोल डीजल रह गया है, और गैस की बात तो हो ही नहीं रही। नहीं पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, इसके दाम बढ़ाते रहो। भाई इस बात को कोई नकार सकता है? कोई नहीं नकार सकता कि पेट्रोल से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सॉलिड रिकवरी हो रही है, इसको तो कोई नहीं नकारेगा। अब जैसे ही अगर टैक्सेस रिकवरी बढ़ जाए, नॉर्मल पीरियड आ जाए, प्रोडक्शन शुरू हो तो जाए, वो कब आएगा ये क्यों नहीं बता रहा कोई? जूही सिंह, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सवाल तो ये है कब तक मार झेलेंगे भाई, इसका जवाब नहीं मिल रहा। संदीप जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू में उठा दिया था कि अभी तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमत कम होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं, और न तो हमारी केंद्र सरकार कीमत को कम करने में या अपना टैक्स हटाने के लिए राजी हो रही है। हमें बताया ही जा रहा है कि क्यों ये सही है। मध्यम वर्ग की आय कम होती जा रही है, मूल्य कम होते जा रहे हैं, किसानों को ये बुआई का सीजन है, कैसे वो अपनी सिंचाई करेंगे। जो कहा गया कि सब्जियों में थोड़े बहुत दाम कम होते हैं या बढ़ते हैं तो इसलिए दुकानदारों को फायदा हो जाता है। पता नहीं किस दुनिया में लोग रहते हैं। देखिए, ये जीवन का प्रश्न है, दिस इज नॉट अ पॉपुलिस्ट मेजर। नहीं, बड़ी आसानी से कि वाजपेयी ने यह कह दिया जूही सिंह कि गरीब को क्या फर्क पड़ता है, 5-10 पैसे सब्जी महंगी हो गई। 5-10 पैसे नहीं, जिसके घर में ही 100-200 रुपए वो अपनी दिहाड़ी कमा रहा है और जिसकी दिहाड़ी भी खत्म हो गई, उसके लिए 1-1 पैसे की कीमत होती है, और ये 5-10 पैसे की बात नहीं है। संदीप जी, यही तो सरकारों को समझना पड़ेगा कि किस तरह की असंवेदनशीलता है कि आप आंकड़ों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। ना तो मध्यम वर्ग के पास ये सपोर्ट बेस है, और किसानों या मैं कहूं दिहाड़ी मजदूरों के पास 5, 10, 2 रुपए, 1 रुपए इसका फर्क पड़ता है। अगर सरकार समझेगी तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट में यही होना चाहिए था। और हरदीप पुरी जी तो पहले कैबिनेट में नहीं, देखिए, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं एक सवाल, क्योंकि आपने ये बात उठाई है। गोपाल बाबू, अब ये कह देना कि देखिए हम जन कल्याणकारी नीति भी चला रहे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आपका छोटा सा रिस्पांस चाहूंगा, फिर जूही सिंह को रिवर्ट करूंगा। 1 एकड़ अगर
धान बोया जाता है तो उसमें डीजल की खपत आती है 117 लीटर। यह सरकार की स्टडी है, मैंने अपने आप को यह आंकड़ा नहीं बनाया। 117 को भूल जाइए, 100 लीटर भी लगता है और 23 रुपए का इजाफा हो चुका है पिछले एक साल में डीजल के दाम में। तो सिर्फ 1 एकड़ धान बोने में सिर्फ डीजल पर किसान के पैसे लग गए 2,300 रुपए, 2,300 रुपए। और 2,000 रुपए 4 महीने में जो एक किस्त दी जाती है उसकी आप ताल ठोकते हैं। इस खर्च को अकाउंट फॉर किया जाता है क्या? देखिए, जो एमएसपी है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कर दी है और अच्छा है कि आपने ये प्रश्न मेरे से पूछ लिया। जो एमएसपी है वह कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करती है सीएसीपी, और उसमें डीजल का खर्चा भी लगाया जाता है। किस नाम की चिड़िया है ये? और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें 5 सदस्य होने चाहिए। 2 साल से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, 5 में से सिर्फ 2 मेंबर हैं। कहां बैठकर क्या गणित लगाते हैं वो? और आप कह रहे हैं कि एमएसपी में ये सारी चीजें फैक्टर इन हो जाती हैं। एमएसपी की वृद्धि हुई है 3%। धान में जो कीमत की बढ़ोतरी हुई 72 रुपए, 1868 की जगह 1740 रुपए। 20 क्विंटल गेहूं होता है 1 एकड़ में, गेहूं नहीं धान होता है। 20 क्विंटल पर 72 रुपए बढ़ जाए तो 1440 रुपए होते हैं। और सिर्फ डीजल पर खपत आपका खर्च बढ़ गया 2300 रुपए, 900 रुपए का सीधा नुकसान। कौन से सीएसीपी की बात कर रहे हैं आप? नहीं संदीप जी, सब इशू मिला देंगे तो घालमेल। मैं घालमेल तो नहीं करता हूं, बिल्कुल पॉइंटेड रहता हूं अपनी चर्चा में। आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ गए तो वह कहां पे आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? मैंने आपको उसके लिए स्पष्ट बता दिया। देखिए, सरकार अगर काम करेगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे ही करेगी। फिर मैं बताऊंगा कि सीएसीपी और एमएसपी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आज से हमने इनहेरिट किया है, हम उसमें बदलाव करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। करिए ना, कौन रोक रहा है? उसके लिए किसी और की कहीं अमेरिका से परमिशन थोड़ा लेनी है? आपकी सरकार है, बदलाव कीजिए। अमेरिका की परमिशन की बात फुल टाइम उसका अध्यक्ष बना दीजिए। कितने आपने यहाँ पे कार्यक्रम कर दिए किसानों के आंदोलन को लेके, केवल पंजाब हरियाणा के लोगों को, किसानों को। एडिटोरियल पॉलिसी भी आप तैयार करेंगे अब हमारी? अरे एडिटोरियल, मैं तो आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मत करिए। आप करिए ना, खूब कार्यक्रम करिए। मैं कह रहा हूँ आपने किए है ना प्रोग्राम? बिल्कुल किए हैं। यही तो हाँ, तो किसानों की समस्याओं 2/3 जनसंख्या अगर किसानी से जुड़ी है तो उनके मुद्दे मुझे लगता है तो उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। जय किसान करने से प्राथमिकता नहीं दी जाती, चर्चा करने से प्राथमिकता तय होती है। आप संदीप जी एक पहलू को लेकर चर्चा करेंगे। अरे आप जब सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे, अभी आपने मुझे एक पहलू बात की है कि पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ गया है, मैंने बताया एमएसपी में उसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। एमएसपी में नहीं होता ना, उसमें भी 900 रुपए का नुकसान हो जाता है। जूही सिंह, बात यहीं पर है। ये देखिए, ये जब गणित लगाया जाएगा, ये गणित बहुत लंबा जाता है। इस गणित का आंकड़ा पूरी तरह से आदमी फैक्टर इन नहीं कर रहा है या सरकारें नहीं कर रही हैं। दैट वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। संदीप जी, सरकारें जानबूझकर इन आंकड़ों को फैक्टर नहीं कर रही है। सरकार को अच्छी तरह पता है कि एमएसपी का कोई ना मतलब है, ना किसान को कोई उससे आमदनी होती है। LK वाजपेयी साहब जरूर धान बोते होंगे, मुझे नहीं पता। गोपाल जी अग्रवाल जी धान बोते भी हैं कि नहीं बोते हैं। आपने खुद कहा 4 जून से 38 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। कैसे किसान इसको इनकॉर्पोरेट? जी 4 मई से। और दूध के दाम बढ़ चुके हैं, सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल, अब आपने LPG और CNG का भी देखा, ये तो एक इनपुट कॉस्ट है जिससे सारे दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। ये तो सरकार को समझना ही पड़ेगा। कोई आंकड़ा इसमें आम आमदनी, आम आदमी को आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? और आम आदमी में भी ये कह देना, प्रोफेसर अरुण कुमार, थोड़ा मैं देर से आया हूं आपके पास, ये अप्रत्यक्ष कर है। जब मैं ये कहता हूं इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसकी मार दरअसल AK वाजपेयी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दरअसल सबसे ज्यादा मार गरीब आदमी पर पड़ती है, चाहे वो साइकिल पर भी क्यों ना चलता हो, उसके पास मोटरसाइकिल चाहे क्यों ना हो, लेकिन उसके आम जनजीवन पर पेट्रोल डीजल की सबसे ज्यादा मार पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जी हाँ संदीप जी, आप सही कह रहे हैं कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको रिग्रेसिव कहा जाता है।
क्योंकि उसकी मार ज़्यादा जो कम कमाई करता है उसके ऊपर पड़ती है। जो ज़्यादा कमाई करता है उसका जो इनकम का प्रोपोर्शन होता है जो स्पेंड करता है कंजम्पशन पे, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसका टैक्स भी उसी अनुपात में कम हो जाता है। पर मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे, जो गोपाल जी ने कही थी कि जो सरकार को बैलेंस बना के रखना चाहिए। अब बैलेंस बनाने का मतलब है कि आपकी प्रायोरिटी जो सामने होनी चाहिए। तो इस समय क्या हमारी प्रायोरिटी है कि हम जो इन्फ्लेशन को तेज कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा के, या इन्फ्लेशन को कम करें जिससे कि हमारी ग्रोथ दोबारा पटरी पे आ सके। और जैसे कि कई बार आपके जो डिस्कशन पे हो चुका है, 230 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ चुके हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी नौकरी भी चली गई, उनका जो पैसा जो उनकी आमदनी होती थी वो कम हो गई, और जब इन्फ्लेशन की मार पड़ती है तो और भी ज़्यादा कम हो जाती है। और मिडिल क्लास में भी आपने देखा कि 18 मिलियन CMI के आंकड़े बताते हैं कि 18 मिलियन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी नौकरी चली गई। वहां पे 18 मिलियन का मतलब हुआ 1,80,00,000। जी हाँ, जी हाँ। और उसमें 5 मिलियन प्रोफेशनल्स की जो नौकरी चली गई, यानी कि सारे के सारे तबके, वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, प्रोफेशनल जो अपर मिडिल क्लास हैं, और जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, कल ही जो आंकड़े आए कि उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा घट गया है, तो वहां पे भी मार पड़ी है। तो इस समय नहीं, प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए शायद मैंने सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, खास 4 मई के बाद जो ये 38 बार बढ़े हैं, मैंने 10-15 बार कार्यक्रम कर लिया है। लेकिन मैं आज इसको एक पॉजिटिव नोट पर भी एंड करना चाहूंगा। रास्ता क्या निकलता है? सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, रटा रटाया जवाब है जी, बाजार के हवाले है, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें बढ़ गई जी, हमारी आमदनी कम हो गई, हमारा खर्च बढ़ गया। पर एक बड़ा सरल सा उपाय जीएसटी का जरिया नहीं है क्या? जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता पेट्रोल डीजल? क्योंकि ना तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि जो उनका टैक्स कम हो, ना सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, और नहीं तो अभी जो घटा सकते हैं वो तो एक्साइज ड्यूटी। तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में। जीएसटी के पहले ही ये घटाया जा सकता है। जीएसटी की अभी कोई इतनी जरूरत है भी नहीं कि आप जीएसटी में लाएं, और वो आप घटा सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ऑल्टरनेट रिसोर्सेज कहाँ से रेज किए जाएं। सरकार का यही जो वो तर्क है कि हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि आप जो इस समय जो लिक्विडिटी एक्स्ट्रा बैंकों के पास है 4 लाख करोड़ रुपए, वो तो जो जितना आप पेट्रोल डीजल से रेज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। वहां से आप कोविड बॉन्ड फ्लोट करके ले सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत 1-8% जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है उसके चलते हुए, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं, क्योंकि अमेरिका तो अपना फिस्कल डेफिसिट 10-12% बढ़ा रहा है। और ये सिर्फ ये बात नहीं कि वो अमीर देश है, मैं तो कह रहा हूँ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि आप 1-1.5% जीडीपी का अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दें, कोविड बॉन्ड फ्लोट करके पैसा रेज कर लें, तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल की जब बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। उससे इन्फ्लेशन भी कम होगा, गरीब आदमी पे मार भी कम होगी, उससे डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो ग्रोथ भी बेटर होगी, बिजनेस को भी फायदा होगा। तो ये जो नीति है ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है। नहीं, हम एक विशेष सर्कल में फंसते जा रहे हैं क्या प्रोफेसर अरुण कुमार, जिसको घल्लू घारा भी कहते हैं? ये घल्लू घारा में हम फंस गए हैं कि अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अब महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो ये पूरा ऐसे घूमेगा चक्र, आम आदमी की जेब पर डाका पड़ता रहेगा, निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी गिर रहा है इस समय, और जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो भी गिर चुका है, क्योंकि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गई है। तो इसको बढ़ाना जरूरी है, उसके लिए हमें डिमांड बढ़ानी जरूरी है। इस समय ये जो सप्लाई साइड जो नीतियां सरकार फॉलो कर रही है वो बैलेंस नीतियां नहीं है। तो डिमांड साइड की जो जरूरत है कि हम परचेजिंग पावर हाथ में दें, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करें, जो कोविड बॉन्ड है उससे फ्लोट करके पैसा उठाएं, या जो स्टॉक मार्केट में ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है जिससे कि स्टॉक मार्केट इतना बढ़ा हुआ है जबकि गरीब आदमी पिस रहा है, तो वहां से कुछ पैसा उठाया जा सकता है। तो कई चीजें हैं जो की जा सकती हैं बैलेंस जो है बनाने के लिए। गोपाल बाबू, इन रास्तों पर क्या विचार विमर्श हो रहा है, या जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और दोनों के आरोपों में कुछ कुछ सच है, कुछ कुछ फसाना है, कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है, राजनीतिक फसाना है। दरअसल जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, आपकी भी लोग हैं। आप बैठकर इसको जीएसटी के दायरे में लाइए, बात खत्म। आम आदमी को सीधा 30-32 रुपए बच जाएंगे प्रति लीटर। देखिए संदीप जी, इतना आसान नहीं है हर चीजें। जब कांग्रेस पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछती है तब हम कांग्रेस को पॉलिटिकल जवाब देते हैं। जब अर्थव्यवस्था के लोग पूछते हैं तो हम, जब प्रोफेसर अरुण कुमार जिनका हम सम्मान करते हैं वो एज एन इकोनॉमिस्ट वो पूछते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं।
आप एज ए जर्नलिस्ट पूछते हैं तो उसका जवाब देते हैं, जिस प्रकार का प्रश्न होगा उसका उस तरह जवाब होगा। जब कांग्रेस पूछेगी कि तुम क्यों नहीं घटाते, तो हम कहते हैं तुम क्यों नहीं घटाते। आम आदमी को क्या जवाब दे रहे हैं? मैं आम आदमी को क्या जवाब देंगे? आम आदमी जब पूछता है कि भैया मुझे राहत कब मिलेगी, मैं आम आदमी का उनको जवाब दीजिए। हाँ, उसमें मैं सबसे ज्यादा महत्व अरुण कुमार जी के प्रश्नों का देता हूं और आपके प्रश्नों का भी देता हूं, लेकिन आपको मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। अरुण कुमार जी का जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कोविड बॉन्ड क्यों नहीं इशू करते। देखिए, मल्टीपल रास्ते होते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर रिसोर्स बढ़ाने के, और सरकार ने एक तरीका अपनाया है। जरूरी थोड़ी है कि जो अरुण कुमार जी ने सजाया वही अपना लेंगे। सरकार ने बोरोइंग बढ़ाई है, 90% से ज्यादा केंद्र की और बोरोइंग हो गई है। अगर स्टेट्स को मिला लें तो 107% से ऊपर जीडीपी के बोरोइंग हो गई है। तो बोरोइंग का ही रास्ता और बता के तो फिर उसके कारण इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है और फिस्कल डेफिसिट भी हो रहा है। तो एक लिमिट के बाद हम उस चीज को नहीं अपना सकते। और यह अगर अरुण जी को कभी मुझसे डिस्कस करना है तो मैं डिस्कस करने को तैयार हूं, और अगर वो हमें कन्विंस कर देंगे तो हम सरकार में उनकी बात को रखेंगे। लेकिन फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग को ध्यान में रखते हुए, सरकार का खर्चा ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला लिया है कि अभी पेट्रोलियम पे केंद्र सरकार टैक्स नहीं घटा सकती। दूसरी बात नहीं घटा सकती। मैं आई रन आउट ऑफ टाइम। गोपाल बाबू, आपने अहम बात कही है, पर आम आदमी का जब खर्च बढ़ता है और आमदनी घट रही होती है तो वो क्या करे? सरकार तो नहीं घटा सकती, तो हम क्या करें? गाड़ी चलाना छोड़ दें, फिटनेस भी हो जाएगी, साइकिलिंग करने लगे, चरण सिंह सापरा, पैदल चलने लगे। नहीं, देखिए इस तरह से है कि सरकार और सरकार के प्रवक्ता ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से इस सरकार को बहुत ज्यादा पीआर और हेडलाइन हंटिंग की हमेशा जरूरत होती है, जिस तरह से इन्होंने टीकाकरण के सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी फोटोएं छपाई हैं, जरा ये पेट्रोल की जो रिसीट आती है ना पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल और डीजल जब हम भराते हैं, उस रिसीट पर भी नरेंद्र मोदी जी की फोटो छपनी चाहिए, ताकि जब भी वो 100 रुपए प्रति लीटर का डीजल कोई या पेट्रोल उसमें डलवाए तो वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की फोटो को देख करके सलाम करे कि हे मोदी बाबू, यहां पर इतनी महंगाई हो गई है तब भी आपको जाग नहीं आ रही है, आपकी नींद नहीं खुल रही है। मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी छोटा सा कमेंट चाहूंगा प्रोफेसर अरुण कुमार। जो बात गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे थे कि अलग अलग आप कोविड बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ये चीजें देखती है, एक सरकार की भी लक्ष्मण रेखा है, उसे लांघ नहीं सकते, वरना बिल्कुल हम तो फिर जंग स्टेटस पर आ जाएंगे ना। भारत की आर्थिक स्थिरता को भी तो बचा कर रखना है सरकार को। छोटा सा जवाब चाहूंगा आपका। देखिए, ये बात सही है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो इस पर निगरानी रखती हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, पर दुनिया भर में सारे देशों ने अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया है। मैंने तो उदाहरण दिया कि अमेरिका ने तो 20% कर दिया, हमारा तो इस समय 6.5% की रफ्तार से चल रहा है। अगर वो 7.5% हो भी जाता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इतना उस पर जो निगाह नहीं रखेंगी, क्योंकि वो उनको पता है कि यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट नहीं किया तो क्रेडिट रेटिंग अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर आपने ग्रोथ नहीं बढ़ाया तो क्रेडिट रेटिंग फिर जंक में तो आ ही जाएगा ना। तो बिल्कुल। और रेटिंग्स की जहां तक बात है, सिर्फ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर ध्यान देंगे या पब्लिक की भी एक रेटिंग होती है। आम आदमी देखता है कि मेरे सरोकारों से कितनी जुड़ी है सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि वो हमारी जेब का कितना ख्याल रखते हैं, वहां पर भी रेटिंग्स जुड़ती है। तो सरकार तो बदल गई, नए पेट्रोलियम मंत्री भी आ गए हैं, उनको भी वक्त चाहिए, पर कितना वक्त ये देखने वाली बात होगी। हम लगातार ट्रैक करेंगे, हम कभी पीछा नहीं छोड़ते किसी मुद्दे का। तो कितने दिनों में पूरा खेल समझ लेंगे और कोई रोड मैप दिखाएंगे तेल के दाम घटाने का, जो हमारा तेल निकाल रहे हैं हरदीप पुरी, उस पर नजर रहेगी। नमस्कार।